नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज जिस चीज का इंतजार शायद देश को लंबे समय से था, वो तस्वीर देश ने देखा। पूरा विपक्ष जो है आज दिल्ली की सड़क पर था। विपक्ष को जो है वो संसद से लेकर के और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च करना था, अपनी बात कहनी थी, अपना विरोध दिखाना था, जो वो वोट चोरी के खिलाफ जो पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया, लेकिन उतना भी नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी गिरफ्तार हो गए हैं, पूरा विपक्ष गिरफ्तार हुआ पड़ा है। राहुल गांधी ने एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिया, जरा उस स्टेटमेंट को सुन के मैं सवाल सुनवा दूं दर्शकों के लिए, फिर आपके पास सवाल लेके आता हूं। सुनवाइए जरा राहुल का स्टेटमेंट। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। सर ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, संविधान की लड़ाई है, और प्योर वोटर लिस्ट की डिमांड जो राहुल लगातार कर रहे हैं वो नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। और अब तो बात भी सुनने को तैयार नहीं है, सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई। सांसद जो देश के चुने हुए सांसद हैं उनको तक जिस तरीके से रोका जा रहा है, ये क्या कहा जाएगा सर? ये लोकतंत्र अभी क्या, अब लोकतंत्र जाने और उसको खतरे में बताया जा रहा था, वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है? उससे बड़ा सवाल ये मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए कि क्या लोकतंत्र बचा है? राहुल गांधी से लेके पूरा विपक्ष गिरफ्तार है, किसी को पता नहीं कि कहां ले जा रहे हैं, कहां ले जाया जा रहा है, क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा उनके साथ? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पिछले 11.25 साल से भारतीय जनता पार्टी, उसके भक्त, पूरी कीर्तन मुरली, मीडिया और पूरा इकोसिस्टम एक बात पूछते थे, विपक्ष कहाँ है, कहाँ है विपक्ष? आज जब विपक्ष संसद से निकला सड़क के लिए, तो 50 मीटर के अंदर अंदर संसद भवन के परिसर से और आरबीआई का डिस्टेंस अगर आप नापेंगे तो 50 मीटर से ज्यादा नहीं। वो जा रहे थे 800-900 मीटर दूर पे अशोका रोड के ऊपर, आपको पता है निर्वाचन सदन है, वहां सारे पैदल जा रहे थे, करीब 300 के आसपास सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के सारे विपक्ष। उनको इतना संसद से बाहर कदम रखते ही उनको पहले वो लगा दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए, और उनको वहीं से गिरफ्तार करके पार्लियामेंट स्ट्रीट ले गए पूरे के पूरे विपक्ष को। और गिरफ्तार कौन हुए हैं? देश के किसी विपक्षी नेता का नाम लीजिए, वही इज बिहाइंड द बार्स इन पार्लियामेंट स्ट्रीट। उसमें खड़गे साहब हैं, राज्यसभा विपक्ष के नेता, लोकसभा विपक्ष के नेता अखिलेश, आप नाम लेते जाइए, जितने विपक्ष के नाम आप जानते हैं सारे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर। देश क्या पूछ रहा है राम प्रकाश जी? देश पूछ रहा है कि वोट चोरी क्यों किया आपने? सर दर्शकों के रेफरेंस के लिए कुछ वीडियो जो है आपकी वार्ता के साथ साथ स्क्रीन पे चल भी रहा है, वो बस दर्शकों के रेफरेंस के लिए है जी। राम प्रकाश जी, देश पूरा सवाल पूछ रहा है मोदी जी से, अपने क्या नाम अमित शाह से और पूरे चुनाव आयोग से, कि वोट चोरी के बारे में बताइए। और ये पुलिस के बैरिकेड्स के पीछे, कभी एयरफोर्स चीफ के पीछे, कभी आर्मी चीफ के पीछे, ये उसके पीछे, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के पीछे। सवाल किस बात का है? वोट चोरी का। सवाल किस बात का है? कि आपकी सरकार असंवैधानिक है। एक सवाल का जवाब सरकार ने दिया हो, एक सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने दिया हो। पिछले आज चौथा दिन हो गया राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने चुनाव आयोग की मुझ से एक सिंगल शब्द सुना? अब तक एक सिंगल शब्द। पैरावाइज रिप्लाई की तो बात ही छोड़ना। कोई किस तरीके का जवाब? खेल क्या कर रहे हैं? जैसे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर और सेनाओं के पीछे छुप रहे हैं, पुलिस की बैरिकेड्स के पीछे छुप रहे हैं, वैसे ही चुनाव आयोग कभी कर्नाटका सीओ के पीछे छुप जाता है, कभी हरियाणा सीओ के पीछे छुप जाता है। अरे वो विपक्ष के नेता है भाई, उन्होंने कोई बात कही है, आपको जांच कराने के लिए उनके एफिडेविट की जरूरत है क्या? व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। सिंपल सी बात है। कोई पहली बात तो आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी वोटर सूची है उनकी सूचिता सुनिश्चित करना, ये आपका काम है, संवैधानिक दायित्व है आपका। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप किस लिए हैं वहां पर? उसकी जांच करने के लिए आप विपक्ष के नेता से एफिडेविट मांग रहे हैं। इससे बड़ी कोई शर्मनिरपेक्षता आपने राम प्रकाश जी देखी या सुनी? लेकिन लगा पड़े सारे के सारे सूत्रों के जरिए विपक्ष के नेता को धमकी दिला रहे हैं। क्या? या तो आप ये दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए। ये किसी संवैधानिक संस्था की भाषा होती है क्या राम प्रकाश जी कि माफी मांगिए? आप सत्ता पक्ष के पार्टनर है क्या? कभी सुना है आपने? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और कल शाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चिट्ठी गई बात है कि सारे विपक्ष के सांसद आपके पास मिलने आना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने उसका जवाब आज सुबह दिया और क्या कहा कि 30 लोगों को आप ले आइए यहाँ पर। तो वो लोग जब निकले 30 वहां से संसद में, आप ये बताइए कि जब 300 सांसद हैं,
तो आपके पास ऐसा कौन सा पैरामीटर हो सकता है कि आप केवल 30 को लेकर के जाएं? तो खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई ऐसा कौन सा पैमाना है, और सारे के सारे सांसद जिम्मेदार हैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्या वो चुनाव आयोग का इतना बड़ा परिसर है, वहां तो 300 तो जर्नलिस्ट ही होते थे, हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, बाकायदा प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल है नीचे घुसते एक साथ राइट साइड में, तो वहां पे आराम से मिल सकते थे। पहले तो चुनाव आयोग का ये कि आज सुबह जवाब कि 30 लोग आ जाएंगे, जब वो चले वहां से उनको पकड़वा लिया गया। क्या सरकार को इतना भी डर है कि वो सड़क पे अगर 1 किलोमीटर चल लेते तो क्या हो जाता है? कभी पूछते हैं कौन राहुल, कभी कहते हैं विपक्ष का है, और जब विपक्ष सामने आया तो सरकार चुनी। तो जो प्रियंका गांधी आवाज लगा रही थी कि कायर, तो वो शब्द है जिसको 56 इंची बना करके आप लाए थे 11 साल पहले। आज उस सरकार की असलियत बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि कौन किसके पीछे छिप रहा है। ट्रंप का नाम आए आवाज नहीं निकलती। ट्रंप का उसका क्या नाम, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो अमेरिका में बैठ के भारत को धमकियां दे रहा है, परमाणु युद्ध की धमकी दी है कल उसने, सोचिए आप, अंबानी को धमकी दे रहा है, और इनकी धमकी का जवाब इशारों में राजनाथ से दिलवाया जा रहा है, और वो भी नाम लेकर के नहीं। कल मोदी जी बेंगलोर में थे, आपको पता है, मोदी जी ने एक सिंपल सा सेंटेंस कहा, प्रकाश जी, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस। उन्होंने कहा कि देश चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरी बनने वाली। और डॉगी मीडिया के तमाम अखबार आपको ही उठा के देखिए क्या लिख रहे हैं, पता है आपको? ट्रंप को दिया करारा जवाब। पूरे भाषण में अमेरिका का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं ट्रंप का जिक्र नहीं है। उसके बाद मोदी ने ट्रंप को जवाब दे दिया। 16 जुलाई को रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की थी। आज खबर छापी जा रही है अखबारों के अंदर कि वो उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और उनके ऊपर ये आरोप है 55 करोड़ रुपए का। 16 जुलाई को जो चार्जशीट फाइल हुई थी, आज कितने दिन बाद, 25 दिन के बाद वो खबर प्लांट की जा रही है। ये है मोदी सरकार। किसी भी मुद्दे का जवाब देने की ना कोई हैसियत है, ना कोई औकात है, ना कोई इच्छा शक्ति है, ना कोई सिंसियरिटी है। केवल और केवल एक खास नैरेटिव पैडल करके तथ्यों से मुंह मोड़ लो, सेना के पीछे छिप जाओ, कभी वायुसेना चीफ के पीछे छिप जाओ, कभी आर्मी चीफ के पीछे छिप जाओ। बेसिकली क्या है कि मुद्दों से दूर भागो। और चुनाव आयोग ने जो अपना रूप दिखाया है, मैं आपको हमेशा से एक बात कहा करता, चाहे वो राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो, मूर्ख दोस्त हमेशा समझदार दुश्मन से बना होता है। मूर्ख दोस्त खतरनाक होता है। जो मूर्खता राजीव कुमार करके गए थे वो पकड़ी गई, कर्नाटक से पकड़ी गई, बिहार में पकड़ी जा रही है, वहां महाराष्ट्र के अंदर आपको पता ही है जिस तरीके का, वहीं से सारा खेल शुरू हुआ था, और किसी चीज का जवाब ना देना। और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो कि कितने परिवारों के एक घर में कितने वोट मिले। तो कुल मिलाकर के राम प्रकाश जी, पूरी सरकार बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। और मोदी जी एक बात नहीं समझ रहे कि जिस तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, अगर ये आंदोलन ज्यादा कि वोट चोरी की सरकार है, अगर ये आंदोलन कई सड़कों पर फैल गया, जो कि 17 तारीख से आपको पता है बिहार के सहरसा में जाने वाले हैं, भाई पैदल यात्रा करेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी। आप सोचिए सेक्टिटी क्या रह जाएगी सरकार। ये देखने की सबसे बड़ी बात है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार की सेक्टिटी पे कभी सवाल नहीं उठे, मॉरल अथॉरिटी पे कोई सवाल नहीं उठे। और जितना ये सवालों को दबाएंगे उतना इनकी सारी की सारी जो संवैधानिकता है सरकार की, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर प्रश्न, भारतीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार सवालों के घेरे में आ जाएगी। ये कभी भारत के बारे में सुना नहीं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी था। आज जो कुछ आप देख रहे हो वो एक बनाना रिपब्लिक की तरफ आपके कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं और इसको मोदी और शाह को सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था, जो बोया था क्या वो काटने का समय आ गया है क्या? मुझे तो एक चीज जरा बताएं सर, चुनाव आयोग आपने बहुत लंबे समय तक कवर किया है, चुनाव कवर किया है। आज अगर चुने हुए देश के सांसद थे, लोकसभा वो संसद भवन से निकलते, मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच जाते, अपनी बात कह लेते, तो क्या ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती वनस्पत इसके की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा करके और सरकार ने अपना डर देश के सामने रख दिया है? राम प्रकाश जी, बात कहां से खत्म हो जाती? बात तो अभी शुरू होनी है। बात कब खत्म होगी? बात तब खत्म होगी जब आपने मुझसे सवाल पूछे और मेरी हैसियत है उसका जवाब देने की। आई एम ऑनेस्ट इनफ टू रिप्लाई टू यू, आई एम इंक्लाइंड इनफ टू रिप्लाई टू यू। मेरी सदिच्छा नहीं है, मैं आपके सवालों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मन में चोर है, क्योंकि मैंने चोरी में मैं हिस्सेदार हूं। तो ये शुरुआत खत्म कहाँ होगी? तो शुरुआत हुई है अभी तक। आप देखिए ना, 4 दिन के अंदर चुनाव आयोग के मुंह से कोई शब्द फूट के निकला क्या? एक न्यूज एजेंसी बची है जिसके सूत्रों के जरिए सब कुछ बकवास की जा रही है पिछले 4 दिन में। एक शब्द निकला हो तो बताइए आप। आज सुबह एक चिट्ठी ट्वीट की चुनाव आयोग ने, ट्वीट की
उस पर क्या कहा कि 30 सांसद मिलने आ सकते हैं। वो दोनों चिट्ठियां हैं, जो कांग्रेस ने लिखी थी, मैंने वो भी चिट्ठी दी है आपको, और जो दूसरी चिट्ठी चुनाव आयोग ने जारी की है वो भी। सवाल राम प्रकाश जी कुछ और है, इसके वाइडर पर्सपेक्टिव्स देखिए। आपने एक पक्ष चर्चा की कि सरकार छुप क्यों रही है। चुनाव आयोग जब एक संवैधानिक संस्था है, आप उसका एक रुख देखिए एक बार, और ये दर्शकों के लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से कमिटेड बनाई जा रही है एक सत्ता विशेष के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत है। चुनाव आयोग ने क्या किया? बेतुके बहाने, बचकानी कानूनी शब्दावली और फर्जी तकनीकी बातों से मतदाताओं की धोखाधड़ी को छिपाने की लगातार कोशिश की। अब तक चौथा दिन हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अभी से भारत पर चुनाव कब्जा, जो मैं आपको कहता हूं ना, जो इलेक्शन कमीशन नहीं बचा, एडिशन कमीशन, डिलीशन कमीशन, सुप्रेशन कमीशन और इलेक्शन कैप्चर कमीशन। तो इलेक्शन कैप्चर कमीशन हो गया है कहीं, ये आपके सामने सारी की सारी बात। वोट चोरी के मुद्दे को संबोधित करने और बहानेबाजी के पे छपने के अलावा चुनाव आयोग की क्या मंशा हो सकती है? दुर्भावनापूर्ण अड़चन नहीं है कहीं? क्यों नहीं जवाब देते आप? अनक्लियर क्यों? आप अस्पष्टता क्यों है? सच्चाई का डर, सामने आने का डर सता रहा है क्या आपको? और डर सताए तो सरकार को सताए, आपको क्यों सता रहा है? आपको इसलिए सता रहा है कि आप उस चोरी के भागीदार हैं, और इसलिए आप उसका जवाब देने की बजाय विपक्ष के नेता को आप ये कह रहे हैं कि आप एफिडेविट दीजिए। ये क्या स्थिति है कि आपने अपने घर में चोर को पकड़ा सामान के साथ, और वो कह रहा है कि साहब पहले एफिडेविट दीजिए। सामान चोरी के साथ पकड़ा हुआ है, एक एक चीज उसके हाथ में है, और वो सबूत मांग रहा है। बेसिकली चुनाव आयोग और भाजपा ने एक बार भी ये नहीं कहा, एक बार भी, कि राहुल गांधी का दावा गलत है। कहो तो बता दीजिए, कहो तो बीजेपी ने अभी तक, और सारी बकवास कर रही है बीजेपी। दावे की बताइए। मेरिट 1,02,550 वोट उन्होंने लिख के दी है आपको, सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में। आप बताइए क्या आप क्या कर रहे हो? स्टेट इलेक्शन के सीईओ के पीछे छुप रहे हो। और अब जब जांच शुरू हो गई है, एजी के पास फाइल चलेगी, ये पता होगा आपको। एजी को फाइल दे दी है, अगले 2 से 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होगी, और ये 4 बीएलओ और ये एआरओ पकड़े जाएंगे ना, आपको सारा खेल खुलता दिखाऊंगा मैं आपको। अगर कर्नाटक सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाई कि इस सारे खेल को पकड़ लिया जाए, मैं आपको कितने सालों से एक बात कह रहा हूं कि केवल और केवल डेटा मैनिपुलेशन का खेल, और वो कैसे है वो सारा पन्ना पर लिखने के जरिए है। 4 बीएलओ पकड़े नहीं और पूरे देश का खेल समझ में आ जाएगा। ये एक स्टेट में मत देखिए आप, इसको कर्नाटक में मत देखिए। कर्नाटक में 0 एड्रेस देखा आपने, हाउस नंबर 0। बिहार में आपको हाउस नंबर 0 मिला, किसी स्टेट में चलिए आप, हाउस नंबर 0 मिलेगा आपको। क्यों? वो एक पैटर्न है। जब आपको कुछ नहीं मिला, आपने अपने दुम चल्लों के एड्रेस लिए और उसके ऊपर उठा करके 20-20, 50-50, 100-100 वोट। दिल्ली के अंदर आपने चुनाव में देखा क्या हुआ था? केजरीवाल चीख के मर गए, जिंदा लोगों को दिखा दिया, उनके वोट कटे हुए थे, जो वहीं पे रह रहे थे उनके वोट कटे हुए थे। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक हाईजैकिंग ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम है। और उसमें क्या है कि बेसिकली जितनी देश की माइनॉरिटी है, जितने देश के कमजोर तबके हैं, जितने ऐसे लोग जो संभावित तौर पर बीजेपी को वोट नहीं देते, वो इनके निशाने पर है। और वही सारा खेल अब जब पकड़ा गया है, तो ये सारे का सारा आपको एक चीज देखनी पड़ेगी भाई साहब, जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, चुनावी कागजी कार्रवाई का एक निष्क्रिय क्लर्क नहीं है वो। इट्स नॉट अ इनएक्टिव क्लर्क, इट हैज टू बी एक्टिव ऑल द वे 24/7/365। यह समान अवसर और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों का संवैधानिक संरक्षक है और लोकतंत्र की जीवन रेखा है। कैन यू डिनाई दिस? एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ द गवर्नमेंट, द पावर्स दैट चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा से लेकर के राम प्रकाश जी, वोट प्रतिशत से लेकर के आचार संहिता से लेकर के चुनाव परिणामों तक, आपको किस चीज में चुनाव आयोग की जवाबदेही दिखती है? और अगर नहीं दिखती है तो वो क्यों नहीं दिखती है? और चुनाव आयोग अपने को डिफेंड नहीं करता। उसको कौन डिफेंड करता है? भारतीय जनता पार्टी। उसको कौन डिफेंड करता है? पॉमेरियन मीडिया। उसको कौन डिफेंड करता है? आपकी आईटी से भगत सेना। क्यों? उनके मुंह में जुबान नहीं है क्या? उनके पास ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं है क्या? उनके पास बेर बिडाल नहीं है क्या? या मैं कहूं कि उन्होंने अपना नैतिक साहस गंवा दिया है, तथ्यों को सामने करने की उनकी हैसियत नहीं बची है, वो किसी की गोदी में खेल रही है? क्या मैं कहूं तो कोई अतिशोक्ति है कहीं? और जो कुछ ये चुनाव आयोग कर रहे हैं, चाहे वो राजीव कुमार करके गए और चाहे ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता कर रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात, ये लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध एक देशद्रोह के अपराध से कम नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको, 78 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और जो ये नोटिसबाजी हो रही है ना, दे आर डूइंग सच ए ग्रीवियस इनजस्टिस टू द अपोजिशन, टू द कंसेप्ट ऑफ अपोजिशन,
और ये अक्षम्य पाप है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये अभी कितनी इम्यूनिटी दे लो मोदी जी, किसी ने मांगी थी क्या मोदी जी से इम्यूनिटी? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप चुनाव आयुक्त में हमारा चीफ जस्टिस रखें, उसको तो हटाया। बैक डेट से 1952 तक के जितने चुनाव आयुक्त थे उनको संरक्षण दे दिया संविधान में, जो संरक्षण केवल राष्ट्रपति को है, उसके अलावा किसी पद पे नहीं। क्यों? किसी ने मांगा था क्या? और वो संरक्षण बैक डेट से लागू होगा राम प्रकाश जी या प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होगा? कोई पूछे इनसे? कोई पूछने वाला नहीं। तो उसके चक्कर में जो उछल कूद मचा रहे हैं वो इनको भारी पड़ने वाली है। इनका नाम लेवा नहीं बचेगा, मैं बता रहा हूं। जो इनका व्यवहार है ना। हेमंत सर, एक जरा मैं सवाल ये समझ लूं, जो आपने अभी चुनाव आयोग की चिट्ठी और कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश की चिट्ठी का जिक्र किया, जयराम रमेश ने जो अपॉइंटमेंट मांगा उसमें तो कहीं संख्या का जिक्र नहीं था, और चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नहीं 30 लोग आइए मिलने। अभी इसके पहले भी जब कांग्रेस का डेलीगेशन जाना था तब भी वो ये तय कर रहे थे, जयराम रमेश को 2 घंटे से ज्यादा बैठाया हुआ था एक राज्यसभा सांसद को। और ये जो रवैया है इलेक्शन कमीशन का, क्या संवैधानिक रूप से एक संवैधानिक संस्था होने के नाते ये उनके अधिकार में है क्या कि वो ये पिक एंड चूज करें कि हम किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे, कौन सा सांसद डेलीगेशन में आएगा, ये भी उनके अधिकार में आता है? राम प्रकाश जी, आप भी पुरानी पीढ़ी के नेता हो गए, पुरानी पीढ़ी के पत्रकार हो गए, जैसे कांग्रेस पुरानी पीढ़ी की। आपको जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और मोदी जी ने नया चुनाव आयोग बनाया है उसकी कार्यप्रणाली का नहीं पता। उसकी कार्यप्रणाली में आता है कि आपसे कौन मिलने आएगा। आपको याद है जब हम जर्नलिस्ट थे, एक एक अखबार से 3-3 जर्नलिस्ट जाया करते कवर करने के लिए। कहां समस्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ओपन है, एनीबॉडी कैन कम। और जब विपक्ष से ही नहीं मिलोगे आप तो किससे मिलोगे? एंड हु आर यू टू टेल कि कितने लोग आएंगे? सारे के सारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और मैं कहता हूं आपको कि जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जैसे आप घुसते हो चुनाव आयोग के अंदर निर्वाचन सदन में, राइट में, उसमें आप 500 आदमी बिठा लीजिए। सवाल तो आपकी मंशा का है ना, कि वेदर यू वांट टू मीट देम और यू वांट टू प्ले टू द गैलरीज विद अ पर्टिकुलर ऑप्टिक्स। That's what the intention is। और एक चीज और समझनी पड़ेगी आपको, चुनाव आयोग की भाषा देखिए। चुनाव आयोग के जो एक्स पोस्ट है, जो उनकी चिट्ठियां हैं, किसी भी भाषा में आपको कोई आधिकारिक विज्ञप्ति नहीं दिखेगी। उसकी जो भाषा है वो भाजपा की IT सेल वाली भाषा है। और जो वट अबाउटरी होती है ना, क्या, कैसे, क्यों, सारे का सारा वो एक लाइन पकड़ती है वट अबाउटरी। सरकारी कार्यालयों के जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं आपके, उनमें फैक्ट बेस्ड जवाब होते हैं, तथ्यात्मक आदेश होते हैं। यहां पर जो मर्जी आए लिख रहे हैं आप, 30 भेज दीजिए, इतने आएंगे उतने आएंगे। वहां पे खबर क्या प्लांट करा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट CP कह रहे हैं कि अगर सांसद मिलने जाना चाहें तो मिलने। भैया सांसद तो मिलने जा ही रहे थे, वहां कोई असामाजिक तत्व थोड़ी था। आप सांसदों के कार्ड देखते और पहुंचने देते वहां पर। मोदी जी पूछते हैं विपक्ष कहां है? विपक्ष यहां है तो पुलिस पकड़ लेती है। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? और चुनाव आयोग को आपने अपनी गोदी का बना लिया है, खिलौना। वैसी सूरत में जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, देखिए दुर्भाग्य, देखिए राम प्रकाश जी, 21 तारीख से संसद शुरू हुई थी। 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा हुई। उसके अलावा विपक्ष लगातार क्या मांग कर रहा है कि बिहार के अंदर SIR पर चर्चा की जाए। क्यों नहीं हो रही चर्चा? इसलिए कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सो बट चुनाव आयोग के लेकर के 20 डिस्कशन आपको, तो मैं क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज भेज देता हूं आपको, जो सारे डिस्कशन आज तक पार्लियामेंट के अंदर दोनों हाउसेज में हुए। क्यों नहीं होंगे? कोई भी इस देश का जो वो संस्थान है, संवैधानिक हो चाहे जैसा हो, वो संसद के प्रति जवाब दे, संसद संविधान के प्रति जवाब दे। ये इस तरीके की चीज है। उसमें आप केवल ये कहेंगे जो सारी चीजें कभी बीजेपी विपक्ष में डिमांड किया करती, आज सत्ता में वही चीजें डिनाई करती है। क्यों करती? क्योंकि उनके पास छुपने की जगह नहीं। कौन राहुल गांधी? मोदी जी पूछा करते ना, आज पता लगा कौन राहुल गांधी। दे दीजिए सवालों के जवाब। चीन का नाम आपके मुंह से निकलता, अमेरिका का नाम आपके मुंह से निकलता, लद्दाख का नाम आपके मुंह से निकलता, ट्रंप का नाम आपके मुंह से नहीं निकलता, SIR का नाम आपके मुंह से नहीं निकलता। फिर क्या कर रहे हैं आप वहां बैठ के? 56 इंची थे आप। लेकिन सर सवाल फिर आकर के घुमा फिरा करके, हम सारी चर्चाएं तो कर लें लेकिन फिर वहीं आकर के खड़ी हो जाती है। सवाल जो खड़ा हो जाता है वो ये कि सत्ता के कान पे तो जू रेंग नहीं रही है, हर तरीके का आरोप लगता है। भाई, और पहलगाम में नृशंस हत्या हुई, हमारे देश के 26 निर्दोष नागरिक मारे गए, गला फाड़ फाड़ करके लोग सवाल पूछते रह गए कि भाई बताओ कि किसकी चूक थी, किसकी वजह से इन 26 लोगों की जानें गई, बताओ कि वो 3 आतंकवादी कहां हैं, बताओ कि सीज फायर क्यों हुआ जब तुमने ऑपरेशन सिंदूर किया, बताओ कि जब हमारी सेना मुहाने पर खड़ी थी तो तुम क्या कर रहे थे, क्यों तुमने कदम पीछे खींचने की बात कही।
बताओ कि ट्रंप जो है 30-35 बार अब तक कह चुके हैं कि सीज फायर उनके दबाव में हुआ, लेकिन तुम मौन क्यों हो, क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हो? बताओ कि आखिर तुम्हारी कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी नसें तुम्हारी दबी हुई हैं? क्या बताया सरकार ने? अगर किसी भी मामले में दबाव नहीं है तो आज अगर पूरा विपक्ष सड़कों पर आ भी जाए तो क्या दबाव बनने जा रहा है सरकार पे? क्या बदल जाएगा सरकार का रवैया? क्या मिल जाएगा देश के लोगों को? इससे क्या हासिल होने जा रहा है? राम प्रकाश जी, मैं आपकी ऊर्जा और जोश का बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए इस युवा अवस्था में। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाना, क्या नहीं लगता कि सरकार बैकफुट पे है? जवाब ऐसा थोड़ी होगा कि वो जवाब देना नहीं चाहते होंगे, यानी कि वो खुद को जवाब ना दे पाने में, जवाब दे पाने में अक्षम महसूस कर रहे हैं। और ये क्या विपक्ष की छोटी जीत है कि सरकार को सत्ता में तो है ना, नहीं सत्ता में तो लगातार है और उनका सत्ता ही उद्देश्य है। राम प्रकाश जी, आप सत्ता में बने रहिए और आप जब देश के सामने उसकी बात ना कर पाए तो उस सत्ता का भी क्या करेंगे? सवाल तो ये भी है ना। कभी आपने देश में कोई ऐसी सरकार देखी है कि जो देश के पॉपुलर नैरेटिव का जवाब देने की बजाय उससे भागती नजर आए? कभी देखिए आपने बात के इतिहास में ऐसी सरकार? ये पहली सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर पे 2 दिन चर्चा कर ली आपने, जितने सवाल आपने पूछे, क्या 144 करोड़ भारतवासी उस हर सवाल का जवाब नहीं चाहते जो आप पूछ रहे थे? क्या एक भी सवाल का जवाब मिला? और उसमें सारी चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, उसके 89 दिन बाद एयरफोर्स चीफ आते हैं और वो बताते हैं कि सरकार ने हमें खुले हाथ दिए। देखा आपने परसों एयरफोर्स आर्मी चीफ ने 4 तारीख को सॉरी बेंगलोर में एक भाषण दिया, उसको कल 10 तारीख को सरकार चला रही है, क्या कह के कि हमने सरकार ने हमें खुले हाथ दिए। सेना के पीछे छुप रहे हो आप। यहां तो बात वोट चोरी की हो रही है, आप पाकिस्तान के जहाज गिराने पे आए हुए, अपने बता नहीं रहे हो। ये क्या है? क्या सरकार इससे बड़ी, ये सरकार जो थी, जो बड़बोली सरकार है, इससे पहले आपने इतनी असहाय देखी थी क्या कभी? एक भी सवाल का जवाब नहीं। एसआईआर पे चर्चा नहीं कराएंगे, सिंदूर का जवाब नहीं देंगे, खुफिया फेलियर का नहीं देंगे। जितने सवाल आपने पूछे वही सवाल मेरे हैं, वो 144 करोड़ देशवासियों के। और अब सुप्रीम कोर्ट भी जब ये कहने लगा कि एक सच्चा भारतीय ये सवाल नहीं पूछ सकता, तो आप सोच लीजिए क्या है। यहां पर देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा, जो मैं आपको कहता आया हूं एक बार, सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति क्या होती है लोकतंत्र के अंदर? जब आपको सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है, तो आप डेमोक्रेसी से बनाना रिपब्लिक के सफर पर निकल पड़े हो। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, फॉर ऑल टाइम स्टेटमेंट। और इसके लिए आपको चुनाव आयोग कैसा चाहिए? आपको चुनाव आयोग नहीं चाहिए। चुनाव आयोग चाहिए तो सीजीआई उसमें रह सकते थे पहले में। आपको चुनाव आयोग नहीं चाहिए, आपको चुनाव आयोग चाहिए जो कमिटेड हो आपके काम के लिए, जो आपको हो वो वही करे। राजीव कुमार करके गए, आज उनकी डकैतियां पकड़ी जा रही है, उनको ढकने की कोशिश कौन कर रहा है? गणेश कुमार गुप्ता। जितनी ढकोगे उतनी उगड़ेगी। देश पारदर्शिता मांगता है, आप क्या करते हो? वेबसाइट पे जो वोटर लिस्ट है उनको ब्लॉक कर देते हो, उनको नॉन स्कैनेबल बना देते हो। ये राम प्रकाश जी कर रहे हैं क्या? ये विपक्ष कर रहा है क्या? ये कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, और किसकी चोरी पकड़ रहा है? ये देश समझ नहीं रहा क्या? आज राहुल गांधी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में सारा विपक्ष बैठा हुआ थाने के अंदर। आपको क्या लगता है छोटी घटना है क्या? 77 के बाद आपने इस देश के विपक्ष को एकजुट, एकमुश्त कभी थाने में बैठे हुए देखा क्या? एक इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया, संजय गांधी को पकड़ लिया, आइसोलेशन था ही। पूरे के पूरे विपक्ष को आपने देखा है क्या कभी पुलिस हिरासत के अंदर? और अगर देखा है तो वो बताइए, और नहीं देखा है तो ये मान करके चलिए कि जो स्वयं 56 इंची जो सरकार है, जो सत्ता है, ये कहीं ना कहीं अंदर से हिली हुई। जवाब नहीं इसके पास, ये छुपने की कोशिश कर रही है। कहां? सेना के पीछे, वायुसेना के पीछे। सर, इस बात का जवाब दे कैसे और कौन देगा? प्रधानमंत्री के खुद के अपने संसदीय क्षेत्र में हारे हुए जो नेता हैं कांग्रेस के, वो आरोप लगा रहे हैं कि वो हारे नहीं थे। 3 राउंड में मोदी जी लगातार पीछे थे, और अगर बिजली नहीं गई होती तो मोदी जी जो है वो सांसद न बने होते, और फिर किसी तरीके से चुन के सदन पहुंच गए। भाजपा के अपने संसदीय दल ने उनको नेता नहीं चुना, आज वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। कितने सवालों के जवाब दें? क्योंकि हर इस कदम पे तो एक सवाल है उनके पास। उनका पूरा जो है प्रधानमंत्री तो काल जो है वो पूरा ही अपने आप में सवाल है। उनका चुना जाना सवाल है, उनका हर एफिडेविट जो चुनाव के पहले दिया गया वो एक सवाल है। करें क्या? किसका जवाब दें आखिर मोदी जी? इसीलिए मोदी जी ने एक रास्ता निकाला है जो आप और मेरे जैसे ना समझ लोग नहीं समझ पाते, और वो था कि उन्होंने पहले कोशिश की कांग्रेस मुक्त भारत की, वो नहीं हो पाया।
अब उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है अपने पूरे इकोसिस्टम के जरिए, और वो है राम प्रकाश जी सवाल मुक्त भारत, सवाल मुक्त लोकतंत्र। कि आप कुछ भी पूछते रहिए, मैं तो अपनी डफली बजाऊंगा। तो मोदी जी उनकी सारी की सारी जो भी सरकार में जितने मंत्री जो भी इकोसिस्टम पूरे का पूरा, वो बिना सवालों की सरकार चला रहे हैं। पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक सवाल का जवाब दिया हो, संसद के दौरान अब तक किसी सवाल का जवाब दिया हो, SIR पे दिया हो, नकली वोटों पर दिया हो, केवल राहुल गांधी को हिट कर दो। अभी तक क्या चीजें कहते थे कि वोट की चोरी नहीं हुई, ECI ऑफिस क्यों नहीं जाते, यही था ना अब तक कि चोरी हुई है तो चुनाव आयोग के दफ्तर में जाओ। आज वो जाने लगे तो रास्ते पे पकड़ लिए, कर लो क्या करोगे अब। कौन कहता था कि चुनाव आयोग के ऑफिस में जाओ, सरकारी तो कहती थी। आज वो सारे बेचारे जा रहे थे तो वो 100 मीटर के अंदर पकड़ लिया। अब किसके यहाँ जाओगे बताओ, थाने में बैठे हुए सारे, कर लीजिए आप क्या करेंगे। महिला सांसद 2, TMC की 2 महिला सांसद, आज इतनी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी दिल्ली में, बेहोश होगी बेचारी वो। सोचिए आप, सरकार को क्या फर्क पड़ता है, बैठे एसी में बढ़िया फर्स्ट क्लास। कोई सवाल पूछेगा तो उसको सच्चा भारतीय के सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कहीं से। कमिटेड इंस्टीट्यूशंस चाहिए, एसी कमरे से निकल के एसी हॉल में बैठ जाएंगे और वहां पर जो है वो थोड़ी देर बैठ के स्टेटमेंट दे लेंगे और फिर मीडिया दिन भर उसको दिखाएगा। बस ना भी चलाएंगे तो भी चलाएगा आपकी लिप से। कल आपने देखा एक चीज, मोदी जी बेंगलोर में थे, संडे था कल, बेंगलोर में स्टूडेंट्स मिल गए उनको मेट्रो में। संडे को कौन सी उसमें यूनिवर्सिटी लगती है भाई जो स्टूडेंट जा रहे थे ना, और विपक्ष शासित सरकार है। और फिर उससे आगे बात देखिए, ANI ने, जो आपकी प्रिय एजेंसी है, आपकी तो खासतौर पर प्रिय है, आप उसका बार बार नाम लेते हो, तो उसकी जो वीडियो आई, क्लिप्स आई राम प्रकाश जी, उसमें आवाज नहीं थी भाई। विदेश के नेताओं के सामने तो आवाज बंद करते ही करते थे। फिर आपने श्रीनगर में जो ये शहीद थे बेचारे, उनके समय जब गृह मंत्री गए उनके परिजनों से मिले तब आवाज बंद कर दी, तो भी समझ में आती है। कल स्टूडेंट्स के साथ मोदी जी इंटरेक्ट कर रहे थे, या तो आपने वो वीडियो क्यों दिखाई, और अगर वीडियो दिखाने में इतना ऑप्टिक्स का शौक था तो आवाज भी आ लेने देते। ये नया देखा आपने कि मोदी जी इंटरेक्शन कर रहे हैं और वो इंटरेक्शन में आवाज नहीं, ये कभी आपने देखा सुना था क्या? तो मोदी जी का नया भारत है राम प्रकाश जी, ज्ञानेश जी का नया चुनाव आयोग है, सवाल मुक्त लोकतंत्र है, इसी का आनंद लीजिए और आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो सड़कों पर विपक्ष उतरा है ना, याद रखिए ये किसी के लिए बहुत खतरे की घंटी है। और देखिए जितने भी देश के पीड़ित पक्ष है, पहले सारे क्या कहते थे कि विपक्ष ही कहा, आज जब विपक्ष उतरा तो वहां कोई नहीं, बेरोजगार युवक फलाने ये जितने जो पीड़ित है सरकार के, कोई नहीं आया वहां। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब सड़क या संसद आवारा होगी तो लोकतंत्र सड़कों पे बचेगा, और उसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज के बाद मोदी जी का चेहरा आप लगातार महीने 20 दिन से देख रहे होंगे, आज के बाद आपको उनका चेहरा और ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई देगा, ये लिख लीजिए। बिल्कुल। सीरियस। मोदी जी जितने तनाव में रहेंगे उतना ज्यादा मुस्कुराते हुए और विपक्ष पे कमेंट करते हुए भी देखे जाएंगे। ये अभी तक हमेशा होता आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर, थैंक यू सो मच।